नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राम माधव, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाम न सुना और जानते न हो इनके बारे में, लेकिन इनका पूरा चरित्र बड़ा रहस्यमय है, पूरा व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय है। ये भारत के साथ है, भारत के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये भारत सरकार के साथ हैं या भारत सरकार के खिलाफ है। ये तय करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो जो कुछ लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके आधार पर, वो किसके इशारे पर, किसके दबाव में काम करते हैं, ये समझना मुश्किल है। उनका जो ताज़ा कारनामा है वो अमेरिका में हडसन इंस्टीट्यूट में थे और उन्होंने जो बात कही उससे उन्होंने पूरे भारत देश को, भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को अपमानित करने का काम किया है। अगर यही काम विपक्ष का कोई नेता करता, राहुल गांधी करते, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई बचता नहीं जो आलोचना में न उतर गया होता। लेकिन राम माधव के बारे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सवाल है क्यों? ये छूट क्यों? भारत विरोध में जाने की, भारत सरकार के विरोध में जाने की, भारत सरकार की घोषित नीति के विरोध में जाने की ये छूट राम माधव को क्यों मिली हुई है? उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में अमेरिका ने कहा भारत से ईरान से तेल मत खरीदो, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा रूस से मत खरीदो तेल, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, भारत ने इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो ट्रेड डील फ्रेमवर्क बना उसमें भी 18% टैरिफ लगा दिया, जो पहले से ज़्यादा था, उसे भी भारत ने स्वीकार कर लिया। अब ये चारों बातें, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, सरासर झूठ है। अगर एक क्षण के लिए मान लें कि ऐसा किया भारत ने, तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस तरह से बोलने का अधिकार है विदेश में जाकर, अमेरिका में बैठकर? लेकिन राम माधव ने ये किया है और इस तरह के उनके कारनामे, मतलब ये कोई पहला नहीं है, वो करते रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसके बाद उनको बताया गया होगा, मुझे लगता है उनको समझ में नहीं आया होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो दरअसल भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उस मंच का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ट्वीट किया कि मैंने जो कुछ कहा वो फैक्चुअली सही नहीं है। मतलब कोई अफसोस नहीं है देश को अपमानित करने का, प्रधानमंत्री को अपमानित करने का। संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल कह रहा है कि भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें जहां से तेल खरीदना होगा, गैस खरीदना होगा, खरीदेंगे। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। और ये भी गलत है कि 50% टैरिफ को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, प्रोटेस्ट किया। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी में कोई आप हथियार लेकर नहीं चले जाते हैं। दूसरी बात, 18% टैरिफ जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क बना है उसको भी भारत ने प्रोटेस्ट किया है, कंटेस्ट किया है। तो ये सब बातें भारत सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं राम माधव? किसने अधिकृत किया? वो न तो सरकार में उनके पास कोई पद है, न पार्टी में है। उनको भाजपा से निकालकर संघ वापस भेज दिया गया था, फिर लौट कर आए हैं भाजपा में। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय उनको ज़रूर जम्मू कश्मीर का जिम्मा दिया गया था, लेकिन उनसे कोई काम नहीं लिया गया। केवल नाम के लिए उनका नाम जो है वो प्रभारियों की सूची में गया, क्योंकि जो लोग काम दे रहे थे उनको मालूम था कि ये काम क्या करेंगे, वो वैसा काम करेंगे जो पार्टी के हित में नहीं होगा। उस समय जब वो वापस आए संघ से भाजपा में, फिर तो संघ ने उनको साफ साफ बता दिया था कि अब दोबारा वापसी नहीं होगी। अब आप जा रहे हैं भाजपा में, जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, भाजपा में काम करना है, संघ ने उनको रिलीज़ कर दिया, लेकिन कहा कि दोबारा वापसी नहीं होगी। तो आप मान कर चलिए कि राम माधव संघ में तो वापस नहीं जा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी कितने दिन रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। उन्होंने अकेले ये किया होता तो भी एक बात थी। सरसंघ चालक के बाद नंबर 2 जो है दत्तात्रेय होसबोले, उनको भी साथ ले गए थे। वहाँ संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के सिलसिले में वहाँ कार्यक्रम था, उनसे भी भाषण दिलवाया। उनकी उपस्थिति संघ को भी मुश्किल में डालती है। जब संघ के दूसरे सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी में
भाजपा का कोई नेता इस तरह की बात करता है तो ऐसा तो है नहीं कि राम माधव को पता नहीं कि भारत सरकार की नीति क्या है, भारत सरकार का इन सब मुद्दों पर स्टैंड क्या है। संसद में और संसद के बाहर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका से भी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी, कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता नहीं करेंगे, हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर भी राम माधव ने ये बात बोली। क्यों फैक्चुअली रॉन्ग बात आपने बोली? आपको फैक्ट्स पता नहीं थे क्या? ये संभव है क्या कि राम माधव को फैक्ट्स क्या हैं ये पता ना हो? ये पता ना हो कि भारत सरकार की नीति क्या है, और इसका भी अंदाज़ा ना हो कि इससे भारत का अपमान होगा, देश का अपमान होगा। तो उन्होंने दुनिया भर के सामने देश का अपमान करने का काम किया है। और ये फिर कह रहा हूं, पहला मामला नहीं है, लंबे समय से वो ऐसा करते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक विदेशी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दिया और कहा 2019 में एनडीए की सरकार बनेगी। अब आप इसका मतलब समझिए, मतलब वो कह रहे थे कि 2019 में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, एनडीए के जो साथी दल हैं उनके समर्थन से सरकार बनेगी। ऐसे समय में जब भाजपा के विरोधी भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, राजनीतिक रूप से, सार्वजनिक रूप से वो जो भी बोलते रहे हों, तो अंदर से सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भाजपा का ये एक नेता ये बात बोल रहा है, मतलब कह रहा है कि पार्टी कमज़ोर हो गई है। उसका दूरगामी असर आप देखिए। उनका कहने का मतलब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कम हो गई है। 2014 में जो मिला जनादेश उससे कम आएगा 2019 में। पार्टी के विरोध में इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते थे कि सरकार नहीं बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नहीं बोले। बोलना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं है। फिर उसके अलावा आप याद कीजिए, जब 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो उन्होंने एक लेख लिखा एक अंग्रेजी अखबार में, कहा कि ये समस्या हल हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फ़ोन कॉल से। उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करें और उनसे जो है, उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूं, कि उनसे माफ़ी मांगे कि भारत के खिलाफ इतना बड़ा टैरिफ न लगाएं। भारत टस से मस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन नहीं उठाया। दावत देने पर भी कनाडा से वाशिंगटन गए नहीं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जब आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था। और राम माधव ऐसे नेताओं में हैं, भाजपा में ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे जो भारत पाकिस्तान की दोस्ती की बड़ी बात करते हैं। उनका रवैया, उनका सिद्धांत वही है जो अमन की आशा वाले थे, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि गोली और बोली दोनों साथ साथ चले। उस नीति में विश्वास करने वाले हैं राम माधव। उनको ऐसा लगता है कि खुला लाइसेंस मिला हुआ है। उनकी जीवन शैली देखिए, साल में 1 दर्जन से ज़्यादा बार, मैं ये बड़ा कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूँ, वो विदेश में रहते हैं। किसके लिए काम करने जाते हैं? भारत सरकार ने तो उनको कोई ऐसा जिम्मा दे नहीं रखा है, पार्टी ने भी नहीं दे रखा है। किन लोगों से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्या बात करते हैं? जिसको अपनी सरकार का स्टैंड इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मालूम न हो, और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको मालूम नहीं था। वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, और किसी के दबाव में भी हो सकता है काम कर रहे हो। उनके कारनामों की सूची बहुत बड़ी है। ये भाजपा और संघ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो पार्टी और जो संगठन शुचिता की बात करता है, उसका एक तथाकथित बड़ा नेता, उसकी जीवन शैली क्या है, ये क्या पार्टी और संघ के लोगों को दिखाई नहीं देता है? लेकिन जीवन शैली की बात अलग है, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जब आप अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हैं उनकी जीवन शैली पर, शीश महल पर, तो आप अपने नेता की ओर क्यों नहीं देखते? राम माधव का क्या व्यापार है, कौन सी नौकरी की है उन्होंने? लेकिन ये जो काम किया है उन्होंने, फिर कह रहा हूं, कल्पना कीजिए कि यही बात अमेरिका जाकर राहुल गांधी बोलते, तो हम आप कैसे सोचते, किस तरह से रिएक्ट करते? राम माधव को अच्छी तरह से पता था
कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है इन मुद्दों पर, भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या है और भारत का हित किस में है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानित करने के लिए कही हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में काम करता है, अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका जो कहता है वो करता है, जो राहुल गांधी बोलते हैं। अगर नाम हटा दें और राम माधव की आप बात सुने तो आपको लगेगा कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, लेकिन राम माधव का नाम आएगा तो भाजपा का नाम आएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आएगा। तो अगर इन दोनों संगठनों को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, देश के गौरव की चिंता है, देश के स्वाभिमान की चिंता है, तो राम माधव जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये उनको तय करना चाहिए। राम माधव सरकार के स्पोक्समैन नहीं है, पार्टी के भी स्पोक्सपर्सन नहीं है। तो विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर ऐसी बात बोलने की उनको हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत उनको आ कहां से रही है? ये हिम्मत उनको किस ताकत से मिल रही है? ये जो उन्होंने काम किया है इसके मेरी नज़र में सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण आप कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि जो है उन्होंने किसी बुरे इरादे से ऐसा नहीं किया। ये दोनों बातें पूरी तरह से गलत। तीसरा कारण है वही इस मामले में सही हो सकता है कि अपनी बौद्धिक क्षमता को लेकर उनको जो अभिमान है, परम ज्ञानी होने का जो भाव है उनके अंदर, उसके कारण कि प्रधानमंत्री क्या जानते हैं, विदेश मंत्री क्या जानते हैं, मैं जानता हूं विदेश नीति, मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय नीति, मुझे पता है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का स्टैंड सरकार को लेना चाहिए। तो एक तरह से जो उन्होंने बात कही उसमें यह कहा कि भारत तो अमेरिका का यस मैन बन ही गया था, फिर आप क्यों भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है उनकी बात सुनकर कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने मर्सी पिटीशन लेकर गए थे कि भारत को बख्श दीजिए, भारत आपके कहने के मुताबिक चलेगा, भारत अपने पैर पर नहीं खड़ा होगा, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, आप कह के तो देखिए। ये है राम माधव, और उनके इस आचरण से भारत में विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। अगर कांग्रेस पार्टी इसका लाभ उठाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, अगर कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही करेगी। विपक्ष के नाते, विपक्षी पार्टी के नाते उसका दायित्व है कि रूलिंग पार्टी में अगर कोई फॉल्ट लाइन दिखती है, कोई दरार दिखती है तो उसका वो फायदा उठाए। राम माधव ने एक साथ देश को, प्रधानमंत्री को, देश की संसद को, देश के प्रजातंत्र को, देश के स्वाभिमान को, सबको चोट पहुंचाई है। तो एक लाइन का ये स्पष्टीकरण कि मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उससे बात नहीं बनने वाली। आप भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, और वो भी कहीं ड्राइंग रूम की बातचीत में नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका में बैठकर। उनको क्या लगा था कि भारत सरकार इसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? मुझे लगता नहीं कि इसको भारत सरकार चुपचाप बर्दाश्त करने वाली है, क्योंकि बात ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, बात किसी एक पॉलिसी की नहीं है, ये नेशनल पॉलिसी की बात है। भारत की जो राष्ट्रीय नीति है, भारत की जो नीति है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखने की, बनाए रखने की, उसके लिए भारत सरकार और भारत कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन राम माधव के बयान से लगता है कि भारत सरकार तो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी है। तो राहुल गांधी बोलते हैं नरेंद्र सरेंडर, और राम माधव ये बोलते हैं, तो मुझे आप बताइए दोनों में क्या फ़र्क है? राम माधव वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं, राम माधव वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं जो भारत सरकार बोलती है। भारत सरकार के स्टैंड के ठीक उल्टा बोल रहे हैं, और इसके पीछे नियत जो है भारत सरकार और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को अपमानित करने के अलावा कोई और नहीं हो सकती। सीधा उद्देश्य था हमला करना भारत सरकार और प्रधानमंत्री पर, और प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर, प्रधानमंत्री की ट्रेड पॉलिसी पर, भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी पर, उस पर हमला किया है राम माधव ने। ये ऐसे लोग हैं जो अगर आपके दोस्त हों तो आपको दुश्मनों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है।
उनकी पार्टी ने उनकी जिस तरह की छवि बना दी है, उनकी पहुंच बना दी है अलग अलग देशों में। आप अगर पता करें तो मालूम होगा कि वो हर महीने या हर दूसरे महीने किसी न किसी दुनिया में किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष से या शासनाध्यक्ष से मिल रहे हैं। किस हैसियत से? आप भारत के राजदूत हैं, विदेश मंत्री हैं, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या आपको ये पद मिला हुआ है कि विदेशी मामलों में आप दखल दीजिए? ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद राम माधव ये कर रहे हैं और भाजपा और संघ इसको बर्दाश्त कर रहा है। सवाल यह है कि क्यों एक बात जो राहुल गांधी बोलते हैं, विपक्ष बोलता है, उसका विरोध होता है, लेकिन वही बात राम माधव बोले तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राम माधव के खिलाफ इस समय कोई कार्रवाई ना हुई तो आप समझिए कि कुएं में भांग पड़ी हुई है। किसी को मतलब नहीं है कि राष्ट्र का स्वाभिमान गिरता है या राष्ट्रीय गौरव पर चोट पहुंचती है या राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचती है। भारत की विदेश नीति को घटिया बताने की कोशिश होती है, आर्थिक नीति को खराब बताने की कोशिश होती है, और ये सब घर के अंदर का आदमी कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि भीतरघाती जो होता है वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो राम माधव को अगर रोका नहीं गया तो भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए और नुकसान उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश का हित हो इससे ज़रूर मतलब है। देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए इससे ज़रूर मतलब है, और हर भारतीय को होना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इस तरह की बात बोलने की, और कितनी आसानी से आप निकल गए कि मैंने जो कहा वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं था। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार जो है इस तरह के मंच पर बोले हैं। ये भी नहीं है कि आपको इन विषयों की जानकारी नहीं है, आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब आप किसी और का खेल खेल रहे हैं, किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी जो बात है वो इस बात को पुष्ट करती है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो भारत का हित तो उससे नहीं सकता है। भारत का नुकसान तय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या संदेश गया है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी का एक नेता ऐसी बात बोल रहा है जिससे पता चलता है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया है, कि अमेरिका जो हमसे कहता है हम वही करते हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए। देश की प्रतिष्ठा गिराने वाले को सजा मिलनी चाहिए, वरना आज राम माधव बोले कल कोई और बोलेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तय करना है कि उनका हितैषी कौन है, देश के पक्ष में कौन खड़ा है, देश के विरोध में कौन खड़ा है। इसका फैसला अगर टाला गया तो आप मानकर चलिए कि केवल भाजपा या केंद्र सरकार का नहीं, पूरे देश का नुकसान होगा। और देश किसी भी दल से बड़ा होता है, किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।